आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा 19 जून 2025 के एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए प्रश्न। मैं आपको पता होगा कि मैं आपको जितने भी शिफ्ट हुए हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में सभी को करा रहा हूं। तो आज हम करेंगे 19 जून 2025 के प्रश्न विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम बहुत ही क्लोज आ चुका है, तो आप इसको करेंगे। इन वीडियो को देखने के बाद, इन प्रश्नों को करने के बाद आपको जीके में और कोई समस्या नहीं होगी, इन सभी चीज की गारंटी है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देख सकते हैं। 1853 का चार्टर्ड एक्ट था, ये पूछा गया आपका 19 जून 2025 में। ठीक है, तो मैं आपको व्याख्या भी दूंगा, एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, तो इससे बाहर आपका कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो 1853 का जो चार्टर एक्ट था वो था आपका ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था। ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पास बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख सकते हैं यहाँ पास कि जो 1853 का एक चार्टर एक्ट है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जारी रखने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। इस अधिनियम ने कंपनी के शासन को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था, लेकिन साथ ही कंपनी के शासन को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाया था। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और व्याख्या आपको बता देता हूँ कि 1853 के चार्टर एक्ट की मुख्य बातें देख सकते हैं कि कंपनी के शासन का विस्तार था, यहाँ पास आप देख सकते हैं। भारतीय विधान परिषद की स्थापना थी, स्थानीय प्रतिनिधित्व था, सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता थी, कंपनी के अंत का अंत था, ये कंपनी शासन का अंत था। तो ये सभी बातें जो की है आपके चार्टर 1853 के चार्टर एक्ट की थी। ठीक है, तो ये पूछ लेता है आपके एग्जाम में। और देख सकते हैं लास्ट की 1853 का चार्टर एक्ट जो की है कंपनी के शासन के अंत की शुरुआत थी, और इसने भारत में ब्रिटिश शासन के केंद्रीकरण और आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, इतना तगड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि अगर इनमें से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप एक भी गलत करके नहीं आओगे। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, प्रश्न तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, चलिए अगला, भारत का 2023-24 का बजट क्या रहा बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी जो की है ना, 45,03,97, ये क्या था आपका बजट था। ठीक है, यहाँ पास करोड़ भी देख सकते हैं भाई, इतने ही नहीं था, 45,03,97 करोड़ जो की है बजट था। ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा। व्याख्या मैं आपको बता देता हूँ बिना व्याख्या के, मैं कुछ चीजें आपको देता नहीं हूँ, पता होना चाहिए आपको। सरकार ने 2023-24 में 45,03,97 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा, जो कि 2022-23 के संशोधन से 7.5% अधिक है, ये आप याद में रखेंगे। ठीक है, 2022-23 में कुल व्यय बजट अनुमान से 6.1% अधिक का अनुमान है। ठीक है, तो इससे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा। ठीक है ना, चलो अगला, बुद्ध के अवशेषों को क्या कहा जाता है बताओ भाई, ये पूछा गया है आपको 19 जून 2025 में। तो क्या बोलते हैं इसको, शरीरिका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो कि ए है यहाँ पास सही हो जाएगा। व्याख्या की तरफ लेके चलता हूं मैं आपको कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बुद्ध के अवशेषों को शरीरिका कहा जाता है, जो संस्कृत शब्द शरीर से आया है, ये चीजें आप याद में रखेंगे। इन्हें कपिल वस्तु अवशेष के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि कुछ अवशेष 1898 में बिहार के एक स्थान से प्राप्त हुए थे, जिसे प्राचीन कपिल वस्तु माना जाता है। ये याद रखेंगे, कपिल वस्तु जिसको बोला जा रहा है। ठीक है, बुद्ध के अवशेषों को स्तूपों में संरक्षित किया जाता है, जो बौद्ध धर्म में पवित्र माने जाते हैं। आई बात समझ में। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मैं पहले बार अच्छे से करके जाना। ठीक है, हाँ देखिए, और एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ मैं आपको कि बुद्ध के अवशेषों को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। याद में रखेंगे, पूछ लेगा आपके एग्जाम में। पूरा मैं बता रहा हूँ ना, जो क्वेश्चन है उससे बनते जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन जाएगी वो मैं सभी इसी वीडियो में कवर करा दूंगा। तो जितने भी आप एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट लास्ट में देख सकते हैं, पूरा क्वेश्चन को एक्सप्लेन के साथ, फैक्ट के साथ करा दिया है मैंने। ठीक है, बुद्ध के अवशेषों को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका शरीर का, जो कि पूछा गया था। ठीक है, बुद्ध के शरीर के अवशेष होते हैं जैसे कि हड्डी, दांत और राख। दूसरा है आपका परिभोगी का, ये वस्तुएं वो हैं जो जिनका उपयोग बुद्ध ने किया था, जैसे कि कपड़ा, भिक्षा पात्र या उनके पैरों के निशान, इसको क्या बोलेंगे, परिभोगी का। तीसरा है आपका उद्देशिका, इसको क्या बोलेंगे, ये बुद्ध के जीवन से जुड़ी वस्तुएं या स्थान है, जैसे कि स्तूप या बुद्धि वृक्ष। तो ये तीनों चीज जो की है 3 मुख्य श्रेणी है, याद में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं बार बार भरूं, अच्छे से करके चले जाना। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, अगला, आदिवासी कौन सी कृषि करते हैं, सबको पता होना चाहिए। क्या करते हैं, झूम कृषि, इसको क्या बोलते हैं, स्थानांतरण कृषि भी बोलते हैं।
काटो और जलाओ कृषि भी बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न कृषि भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट में जरूर बताएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा, व्याख्या में देता हूँ आपको कि जो झूम या शिफ्टिंग कृषि, एक शिफ्टिंग कृषि भी बोलते हैं, इसके आगे और क्या बोलते हैं आप कमेंट में बताइए, ठीक है। तो झूम या शिफ्टिंग कृषि आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है, जिसमें भूमि को साफ कर जलाया जाता है और खेती की जाती है। खेती करते हैं, जला देते हैं, उसके बाद फिर कुछ साल छोड़ देते हैं, फिर जला दिया जाता है, ठीक है। चलो, ये अगला प्रश्न देखिए, 2024 का महिला T20 विश्व कप किसने जीता? यहाँ पास मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ कि देखिए, न्यूजीलैंड ने जीता, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो कि क्या हो जाएगा, बी जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा। देख सकते हैं व्याख्या के साथ कि न्यूजीलैंड ने 32 रनों से जीता, ठीक है। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराकर अपना पहला T20 विश्व कप खिताब जीता। अमेलिया केर को 43, है ना, और 3/24 के अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच और 15 विकेट लेने और 135 रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। किसे? अमेलिया केर को, ठीक है। तो इतना एक्सप्लेनेशन दे दे रहा हूँ ना आपको, कहीं गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। 100% आप एग्जाम पास करके आओगे अगर सही से कर रहे हो तो, क्योंकि यही पूछेगा। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, बताइए। तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। व्याख्या में दे देता हूँ आपको कि क्या होगा, कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का कितना याद रखेंगे, 24वां संस्करण, ये याद रखेंगे कितना, 24वां संस्करण 5 से 7 मार्च तक नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था। यह शिखर सम्मेलन सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी के विषय पर केंद्रित था। कितना नंबर का था ये, 24वां संस्करण, ठीक है। अगला प्रश्न, ये देखिए, सेम प्रश्न आपके वही शिफ्ट में पूछा गया है कि 5 से 7 मार्च 2025 तक WSDS का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। 19 जून 2025 का प्रश्न है। अब भी मैंने बताया था कि कितना होगा, बताइए, 24वां। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो कि है सही हो जाएगा। व्याख्या में और बताता हूँ इससे संबंधित कि मैं बोल रहा हूँ कि आपका कोई चीज ना छूटे, ठीक है। मैं इतना एक्स्ट्रा फैक्टर बताऊंगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी वीडियो में, लेकिन आपको पूरा चीजें कवर हो जाएगा एक ही वीडियो में 19 जून से संबंधित, ठीक है। 5 से 7 मार्च 2025 तक WSDS यानी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 24वां संस्करण आयोजित किया गया था। यह शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था और इसका मुख्य विषय जो कि है सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी था, ठीक है। यहां तक आपको कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न क्या पूछा है, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। 19 जून 2025 का प्रश्न है। क्या याद रखेंगे, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पास व्याख्या मैं दे देता हूँ आपको कि जो महाबलीपुरम मंदिर का जो निर्माण है वो किसने कराया था, आपका नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। तो यहाँ पास पहला प्रथम ही दिया है तो हम प्रथम लगा देंगे, अगर द्वितीय भी दिया होगा द्वितीय भी लगा देंगे, ठीक है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ मंदिरों का निर्माण कराया था, जबकि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने सौर मंदिर का निर्माण कराया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपके एग्जाम में। यह मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन, है ना, ममलक जो द्वारा 7वीं शताब्दी में कराया गया था। तो ये डेटा याद रखेंगे, 7वीं शताब्दी, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पास और क्या चीज याद रखेंगे, क्या बोला मैंने कि दोनों किया है, ठीक है। पहला भी नरसिंह वर्मन, पहला भी और दूसरा भी, दोनों ने कराया। यहाँ पर देख सकते हैं रथ मंदिरों का निर्माण कराया था प्रथम ने, और द्वितीय ने क्या कराया था, आपका सौर मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये दोनों आप चीजें क्या करेंगे, याद में रखेंगे। चलो, अगला प्रश्न है आपका, मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये अमरकंटक है। ऑप्शन नंबर ए जो कि ये सही हो जाएगा। व्याख्या में आपको दे देता हूं दोस्तों, कि व्याख्या बिना आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अमरकंटक मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम स्थल भी है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें समझ में आ गई है आपको, कि अमरकंटक क्या है, मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, और अमरकंटक ही क्या है, नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल भी है। इसलिए मैं बोलता हूँ व्याख्या करिए, ठीक है। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। यह चोटी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है, ये भी चीज याद रखेंगे। और नर्मदा, सोन और जोहिया नदी का उद्गम भी है, ठीक है। अमरकंटक की ऊंचाई लगभग 1067 मीटर है। इतना एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ कि कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, इतना घोल के पी जाओगे आप कि प्रश्न देखते ही आंसर लगा दोगे, ठीक है। तो अमरकंटक की ऊंचाई लगभग 1067 मीटर है। यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं का संगम स्थल भी है। तो ये बताइए आप मुझे कि एक ही इस आंसर से, कि इस व्याख्या से कितने चीजें आपके लिए क्लियर हो गई, ठीक है। चलो, अगला है आपका, पुर्तगाली सेनानी
अल्फांसो अल्बुकर्क ने 1510 में कहाँ कब्जा किया था, पूछा गया आपके एग्जाम में। तो गोवा में कब्जा किया था, ऑप्शन नंबर जो कि सी है दोस्तों वो सही हो जाएगा। मैं आपको लेके चलता हूँ व्याख्या की ओर। देख सकते हैं आप व्याख्या में क्या बोला गया है कि जो क्या बोला गया है, अल्फांसो अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर क्या किया था, विजय प्राप्त कर पुर्तगाली शासन की नींव रखी। तो किसने पुर्तगाली शासन की नींव रखी पूछेगा तो क्या बोलोगे, अल्फांसो अल्बुकर्क ने। समझ में आ रही है बात, इसलिए मैं बोलता हूँ व्याख्या करो, चीजें आपको फैक्ट के साथ समझ में आएगी। अगला प्रश्न, एक कंप्यूटर में डिलीट की गई सभी फाइलें कहाँ की जा रखी जाती है, बताइए। ये एकदम सरल है यार दोस्तों, अगर एक बार भी अपने कंप्यूटर का यूज किया होगा तो आपको पता होगा रिसाइकल बिन में होती है, ऑप्शन नंबर ए जो कि ये सही हो जाएगा, है ना। ठीक है जी, चलिए अब देखिए यहाँ पास व्याख्या भी दे देता हूँ कि कंप्यूटर से डिलीट की गई फाइलें सबसे पहले रिसाइकल बिन में क्या होती है, स्टोर की जाती है, जिससे उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है या फिर उसे परमानेंट डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, चलो ये पूछा गया था आपका स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था, तो ये किया गया था 2015 में, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही हो जाएगा। व्याख्या में आपको मैं एग्जैक्ट डेट भी बताता हूँ कि क्या हुआ था। ठीक है, देखिए स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना था। यही प्रश्न आपके इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया था कि स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य क्या है, तो ये बात रखेंगे क्या कि शहरी बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। तो ये उद्देश्य जो कि याद में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे कि उत्तर काल के पारंपरिक न्यायालयों का स्थान कौन सा न्यायालय ले लिया है। उत्तर काल के पारंपरिक न्यायालयों का स्थान लोक अदालत, उच्च न्यायालय, ये सभी चीजें, सुप्रीम कोर्ट, ये सभी ने ले लिया, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो की है वो सही हो जाएगा। मैं आपको व्याख्या दे देता हूँ आपको कि उत्तर काल के समय जो पारंपरिक न्यायालय तंत्र जैसे सभा और समिति की जगह अब आधुनिक काल में लोक अदालत लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय प्रदान करता है, उच्च कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलो ये लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच की घाटी को क्या कहा जाता है, बताओ भाई। तो इसे दून घाटी कहा जाता है, क्या बोलते हैं, दून घाटी बोलते हैं। व्याख्या में आपको दे देता हूं क्या कि जो दून घाटियां जैसे कि देहरादून और पाटलिदून शिवालिक और लघु हिमालय की पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित होती है। कौन सा, दून घाटियां। ठीक है, चलो जैसे देहरादून से दून याद रखेंगे, पाटलिदून से दून याद रखेंगे, ऐसे समझ सकते हो आप इसको। ठीक है, चलो हर एक चीज को रटना नहीं होता है जी, है ना। 1857 की क्रांति में कौन से स्वतंत्रता सेनानी भाग नहीं लिए थे, ये क्रांति वाला मैं एक टॉपिक पूरा बता दूंगा आपको, इसमें से 2 नंबर 1 नंबर कंफर्म हो जाएंगे आपके, पूछा गया है। ठीक है, 1857 की क्रांति में कौन से स्वतंत्रता सेनानी भाग नहीं लिए थे। बाल गंगाधर तिलक ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि उनका जन्म ही कब हुआ था बताइए मुझे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। व्याख्या में आपको दे देता हूँ कि जो बाल गंगाधर तिलक है उनका जन्म ही कब हुआ था, 1856 में हुआ था, और वे 1857 की क्रांति में भाग नहीं ले सके। ठीक है, सिंपल सी बात है यार। चलो ये अगला प्रश्न बताओ क्या होगा। न्यायिक सक्रियता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ऐसे प्रश्न पूछते हैं आपके एग्जाम में। तो न्यायिक सक्रियता शब्द का सबसे पहले प्रयोग आर्थर सिंगर ने किया था, ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। मैं आपको देता हूँ व्याख्या, व्याख्या में चीजें समझ में आती है आपको, है ना। न्यायिक सक्रियता शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमेरिकी इतिहासकार और शिक्षाविद आर्थर सिंगर ने जूनियर ने 1947 में किया था। विकिपीडिया अनुसार क्या बोलेंगे कि उन्होंने यह शब्द द सुप्रीम कोर्ट 1947 शीर्षक वाले एक लेख में इस्तेमाल किया था, जो फॉर्च्यून पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं मैं आपको एक ही वीडियो में कराने की कोशिश करता हूं, जिससे क्या हो कि आपकी एग्जाम आराम से निकल सके। आप चीजें को घोल के पी जाओ, कि जो पूछा गया उसको घोल के पी जाओ, तो आराम से आपका जीके में समस्या नहीं हो जाएगी। ये देखिए पूछा गया था साइंस से संबंधित प्रश्न कि यदि HF एक दुर्बल अम्ल है तो इसका संयुग्मी क्षार F जो कि फ्लोराइड आयन है वो क्या होगा। तो एक क्या है, दुर्बल है, तो एक क्या होगा, मजबूत होगा, है ना, मजबूत क्षार हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, व्याख्या देख सकते हैं यहाँ पास कि यदि HF एक क्या है, दुर्बल अम्ल है, तो जो कि क्या होगा, इसका संयुग्मी क्षार F है जो कि क्या होगा, एक प्रबल क्षार होगा, मजबूत क्षार होगा। ठीक है, चलो ये पूछा गया था आपका कि अरावली की कौन सी दिशा में थार का रेगिस्तान है। अरावली की कौन सी दिशा में थार का रेगिस्तान है, पश्चिम में है। ठीक है, पश्चिमी दिशा में, ऑप्शन नंबर जो कि डी है वो सही हो जाएगा। मैं आपको देता हूँ व्याख्या, व्याख्या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
थार का मरुस्थल जो कि थार का रेगिस्तान है, अरावली पर्वतमाला की पश्चिमी दिशा में स्थित है, विशेषकर राजस्थान में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे बने रहना 30 दिन तक, जितने आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं 2025 में, सबको करा दूँगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। आपको कोई दिक्कत आपके एग्ज़ाम में होने वाली नहीं है।